नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीडियो 2018 री एग्जाम के लिए हम लोग हिंदी वर्णमाला की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही जोर शोर से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना शानदार प्रैक्टिस चल रही है और लगभग हर प्रैक्टिस में आप एक एक चीज़ रिवाइज करते जा रहे हैं। अगर आप केवल प्रैक्टिस ही देख लेंगे तो बहुत सी चीज़ें तो आपके दिमाग में यहीं बैठ जाएंगी। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना है तो पूरी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। कल हमने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, जो पूरे नोट्स हमने जो दिए हैं उसके अंदर देखा होगा, चेक किया होगा। कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर का मतलब क्या हुआ? पश्च स्वर का मतलब ये हुआ कि जब किसी स्वर को बोलने में जीभ का पिछला हिस्सा उग जाता है वो पश्च स्वर कहलाता है। मध्य हिस्सा उग जाता है तो वो केंद्रीय या मध्य स्वर कहलाता है और अगला हिस्सा अगर उग जाता है तो वो अग्र स्वर कहलाता है। बताइए समझ में। इसके लिए हमने आपको एक फिगर भी हमने इस प्रकार से हमने एक बना के दिया हुआ था। उसके अंदर इस तरीके से एक जीभ का हमने आपको फिगर बना के हमने ऐसा दिया हुआ था। इसमें हमने ये बोला था कि ये अग्र है, ये मध्य या केंद्रीय है और ये पश्च है। जब आप हमारे पीछे के नोट्स आप देखेंगे, पीछे के वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये क्लियर हो जाएगा। बात आई ना समझ में। तो मध्य में तो केवल एक ही स्वर है आपका, छोटा आ। बात आई समझ में। तो ये तो हमारा आंसर निकल गया इसमें से। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि बड़ा आ, उसके बाद उ, ओ और औ, ये सारे आपके चले जाते हैं कहां पे? पश्च स्वर में चले जाते हैं। ई ए आई, ये दोनों किस में आ जाते हैं? ये दोनों आपके आ जाते हैं अग्र स्वर में। और छोटा आ आपका किस में आ जाता है? केंद्रीय या मध्य स्वर। बात क्लियर? ये सारी चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं, इन्हें बिल्कुल आपको कंठस्थ रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि इन पे आधारित क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। ई के साथ बड़ी ई और ये वाला ए आई। ठीक है ना, ये हो गए सब अग्र स्वर में आ गए। ठीक है ना। बड़ा आ के बाद उ ओ औ, ये सब आपके हो गए पश्च स्वर। ठीक है। और छोटा आ केवल एकमात्र स्वर जो आपका आता है केंद्रीय या मध्य स्वर के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन अयोगवाह है? कई बार हमने आपको बताया कि अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह होते हैं। ठीक है ना। तो अनुस्वार विसर्ग भी हो गया और अनुस्वार भी हो गया। ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गए? अयोगवाह हो गए। बताया था ना, अंग और आह ये अयोगवाह होते हैं। ठीक है। और अयोगवाह क्या होते हैं? जो स्वर और व्यंजन के बीच की श्रेणी में आते हैं, ना स्वर होते हैं पूरी तरीके से और ना ही व्यंजन होते हैं। ठीक है। घोष या सघोष कई बार हमने आपको बताया, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। 2 3 4 हा, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन और स्वर। ठीक है ना। अघोष की अगर हम बात करेंगे तो 1 और 2, हा को छोड़कर समस्त ऊष्म व्यंजन, ये क्या हो गए आपके? ये हो गए आपके अघोष। और घोष या सघोष की अगर हम बात करें, घोष या सघोष की अगर हम बात करें तो 1 2 इसमें आ गया, तो 3 4 5 इसमें हा हमने छोड़ दिया था तो इसमें हमने हा ले लिया। और अंतस्थ व्यंजन ऊपर हमने छोड़ दिए थे तो अंतस्थ व्यंजन हमने ले लिए। और ऊपर हमने क्या छोड़ दिया था? स्वर छोड़ दिए थे, तो यहां पे हमने स्वर भी ले लिए। ठीक है ना। तो ये हो गए आपके अघोष, ये हो गए सघोष, ये हो गए। ठीक है। अल्प प्राण की अगर हम बात करें तो अल्प प्राण क्या क्या हो जाता है? 1 3 5 स्वर और अंतस्थ, ये सब क्या हो गए आपके? अल्प प्राण हो गए। अगर हम महाप्राण की बात करें, महाप्राण की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि 1 3 5 में हमने 2 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, तो हमने 2 ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है ना। और हमने यहां पे ऊष्म व्यंजन छोड़ दिए थे तो हमने ऊष्म व्यंजन हमने यहां पे ले लिए। ठीक है ना। तो घोष आपसे पूछा हमने, अघोष भी आपको बता दिया, अल्प प्राण इसमें दिया है, अल्प प्राण महाप्राण दोनों हमने आपको बता दिए। विसर्ग के साथ में अनुस्वार भी जो होता है यानी कि अंग और आह,
ये लिख लो इस तरीके से, अंग और आहा, ये दोनों क्या हैं, ये अयोगवाह हैं। चीजें आप भूलेंगे नहीं, बताइए समझ में। ये पूरी डिटेल अगर आपने अभी तक नोट नहीं करी तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। पहली बात तो शुरुआत से आपको फॉलो अगर करना किया है अगर आपने, तो फिर ये सारी चीजें बार बार नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल सुनने की और दोहराने की जरूरत है। ठीक है, एक शब्द इसमें आया रेफ, एक शब्द रेफ आया इसके अंदर। तो रेफ क्या होता है, जैसे मान लो हमने लिखा गर्म, ठीक है ना, तो ये ऊपर जो रा की मात्रा चढ़ी हुई है, ठीक है ना, चर्म, ठीक है ना, सर्द, ये जो रा की मात्रा चढ़ी हुई है, ये चढ़ी हुई इस प्रकार से जब रा की मात्रा चढ़ाई जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। ये भी हमें याद रखना है, ठीक है ना। और कोई भी शब्द लिखने के बाद उसके ऊपर जो ये लाइन खींची जाती है, जैसे मान लो हमने लिखा राम और राम के बाद ये लाइन खींच दी, तो ये लाइन क्या कहलाती है, ये लाइन कहलाती है शिरोरेखा, शिरोरेखा। क्लियर है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान, कई बार ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, फिर से आप देख लीजिएगा। दंत की अगर हम बात करेंगे तो ता वर्ग के वर्ण होते हैं, दंत ध्वनि होती है उनकी। ओष्ठ, ओंठ की अगर हम बात करेंगे तो पा वर्ग के जो होते हैं वो ओष्ठ हो जाते हैं। और तालव्य की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, चा वर्ग के हो जाते हैं, चा वर्ग के। और चा वर्ग के साथ में आप एक चीज देखना, शरीफा वाला सा, ये भी तालव्य हो जाता है। तो ये छा किस में आता है, ये छा किस में आता है, तालव्य में आता है, चा वर्ग में आता है, चा छा जा झा, ठीक है ना। तो ये हो गया तालव्य, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। और अगर हम मूर्धा की बात करेंगे, मूर्धा की अगर हम बात करेंगे तो मूर्धा हमारा क्या आ जाता है, टा वर्ग आ जाता है, और इसके साथ में हमारा षटकोण वाला सा भी आ जाता है। और मूर्धन्य स्वर की अगर हम बात करेंगे तो ऋषि जो होता है ना, री, ये हमारा मूर्धन्य स्वर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन हमने आपको बताए थे क्षत्रज्ञाश्रा। ठीक है, तो ये छा का मतलब क्या हुआ, आधे का के साथ में षटकोण वाला सा, ये इसका टुकड़ा हमने कर दिया। त्रा की आधे ता के साथ में रा, ज्ञा की आधे जा के साथ में इया। ठीक है, बचा क्या, शा। ठीक है, ये सा बचा, यानी कि ये एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। और इसका उच्चारण स्थान क्या है, टा वर्ग के साथ में षटकोण वाले सा का भी उच्चारण होता है। ठीक है ना, ये हुआ। और ये क्या है, तीनों प्रकार के सा क्या होते हैं, संघर्षी व्यंजन भी होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तालव्य व्यंजन की बात हो रही, तो तालव्य क्या होते हैं, चा वर्ग होते हैं तालव्य, और इनके साथ में क्या होता है, प्लस शरीफा वाला सा भी होता है। ठीक है ना, ये टा वर्ग हुआ, टा वर्ग क्या है, ये तो मूर्धन्य है। ठीक है ना, मूर्धा से बोला जाता है, और इसके साथ में षटकोण वाला सा भी होता है। ता वर्ग क्या है, ये दंत हो गया। ठीक है ना, दंत हो गया। और पा वर्ग क्या है, ये ओष्ठ हो गया। ठीक है ना, पा वर्ग ओष्ठ हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है, तो तालव्य हमने आपको बताया था। तालव्य कौन कौन से होते हैं, चा वर्ग होते हैं, और चा वर्ग के साथ में शरीफा वाला सा होता है, ये तालव्य हो गए। ऊष्म की अगर हम बात करें तो तीनों प्रकार के सा हो जाते हैं, शा, सा, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। अंतस्थ की अगर हम बात करें तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि यारा लावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और ओष्ठ व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो ओष्ठ व्यंजन क्या हो जाते हैं, जो पा वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई ना। अच्छा, अब तालव्य स्वर की अगर हम बात करें, तालव्य स्वर की अगर हम बात करें तो तालव्य स्वर कौन सा होता है, ई होता है। क्लियर। ओष्ठ की अगर हम बात करें तो ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये स्वर हो गए हैं, कौन से, ओष्ठ स्वर हो गए हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये ओष्ठ स्वर होते हैं, जो ओष्ठ स्वर कहलाते हैं। हम लोग ओष्ठ व्यंजनों की बात कर रहे थे, साथ में स्वर भी अगर पूछ लिए जाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएंगे। ये सा है, पा लग रहा है। ठीक है, सा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है, हमने कई बार हमने आपको बताया। पहली बात, अनुनासिक होते क्या है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, इन वर्गों का जो पांचवा अक्षर है या पंचमाक्षर है वो अनुनासिक कहलाता है। काखा गाघा अंगा, काखा गाघा अंगा, चाछा जाजा इया, टाठा डाढ़ा अणा, ताथा दाधा ना, पाफा वा भम्मा। ठीक है ना, ये हो गए पांचवें अक्षर, ये अनुनासिक हो गए। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर जो है वो अनुनासिक कहलाता है।
और यह अनुनासिक क्यों कहलाता है? क्योंकि इसे बोलने में नाक और मुंह दोनों से आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे अनुनासिक व्यंजन कह देते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अभी हमने आपको बताया प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है? कंठोष्ठ का मतलब क्या हुआ? कंठ और ओष्ठ दोनों से बोलने वाली। तालव के लिए हमने आपको बताया था क्या होता है? छोटी ई। ठीक है ना? कंठोष्ठ और तालव क्या? छोटी ई यहां पे। और वैसे क्या होता है? व्यंजनों की अगर हम बात करें तो चावर्ग होता है और शरीफा वाला सा होता है। ठीक है ना? तालव। कंठ की अगर हम बात करें, कंठ की, केवल कंठ की अगर हम बात करें तो कावर्ग। ठीक है? और स्वरों की अगर हम बात करें तो आ और आ के साथ में आहा भी हमें कंठ माना जाता है। ठीक है ना? अब ए आई की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। ये ए और ए के साथ में अय भी, ये दोनों कंठ तालव्य स्वर कहलाते हैं। बात आ गई समझ में? और ये और लिखा है ना, ये गलत लिख गया है, ये केवल औ होना चाहिए, केवल औ होना चाहिए। तो ये हो गया कंठोष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ से। ठीक है ना? और जब औ है तो ओ भी इसके साथ होगा, ओ भी इसके साथ होगा। तो ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, और ये गलत लिख गया था। बात आ गई समझ में कि ए आए कंठ तालव्य स्वर हो गए। का वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? हाँ, तो ये क्या हो गया? ये कंठ हो गया, सॉरी कंठ, कंठ की बात हम कर रहे हैं तो कंठ के अंतर्गत का आएगा और पूरा का वर्ग आ गया। और स्वरों की अगर हम बात करें, कंठ स्वर कौन कौन से होंगे? तो आ के साथ में आहा। ये सब आप नोट करते चलिए, सब कुछ हमने लिखाया हुआ है आपको, फिर भी आप नोट कर लेना। तालव की अगर हम बात करें, तालव स्वर की अगर हम बात करें तो छोटी ई हो जाएगी, साथ में चा वर्ग हो जाएगा और शा हो जाएगा। ठीक है ना? ये आपको याद रखने। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला। हमने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है? ध्वनि मौखिक रूप है, और जब उसी मौखिक रूप को जब हम एक आकार दे देते हैं, साकार रूप प्रदान कर देते हैं, यानी कि उसे लिखित रूप में जब हम ले आते हैं तो वो वर्ण कहलाता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो ध्वनि होगा। ठीक? तो ध्वनि सबसे पहले हमें किसमें मिल रहा है? इसमें मिल रहा, तो यही हमारा आंसर हो गया, दूसरा कोई है ही नहीं। अब ध्वनियों को जोड़ जोड़ के क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्दों को जोड़ के पद बनते हैं, फिर उसके बाद पूरे वाक्य बन जाते हैं। तो यही हमारा आंसर है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने पढ़ाने की कोई आवश्यकता है नहीं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? कितनी बार हमने आपको बताया है, लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित, ये ध्वनि कौन सी होती है? ये वर्ण कौन सा होता है? रा। ठीक है ना? पार्श्विक की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है ला, ये हमारा आंसर हो गया। उच्छिप्त की अगर हम बात करें, उच्छिप्त क्या होता है? कि जिन वर्णों को बोलने में जीभ हमारी उछलती है वो उच्छिप्त कहलाते हैं। ठीक है ना? तो जो द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन आप जानते हैं ना, हमने आपको बताया था, डमरू से क्या कर दिया? ड़ा बना दिया, और ढपली से क्या कर दिया? ढ़ा बना दिया। ठीक है ना? तो ये दोनों जो द्विगुण व्यंजन है ना, ये ड़ा और ढ़ा, ये क्या है? द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है। तो ये उच्छिप्त हो गए। और अर्ध स्वरों की अगर हम बात करें, हमने आपको लिख के पूरा बताया हुआ था बाकायदा कि अगर अंतस्थ व्यंजन हम ले लें, या, रा, ला और वा, तो आप देख रहे हो कि रा क्या है? रा हमने आपको बताया लुंठित है। ला क्या है? ला आप देख रहे हो, हमने आपको बताया पार्श्विक है। लेकिन या और वा, ये दोनों क्या हो जाते हैं? ये दोनों आपके हो जाते हैं अर्ध स्वर। क्लियर? या और वा आपके क्या हो जाते हैं? अर्ध स्वर हो जाते हैं। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? कोई भी दिक्कत नहीं। बस आपको क्या करना है? तल्लीनता से देखना है और हर क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है। फिर आप ये देखेंगे कि आप वर्णमाला के पूरे मास्टर हो चुके हैं। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। काकल्य वर्ण की बात हो रही। काकल्य वर्ण कौन सा है?
काकल्य वर्ण को एक चीज हम और कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर यंत्र मुखी। अब आप कहोगे कि ये स्वर यंत्र मुखी क्या होता है? तो जहां से हमारी आवाज निकलती है, ठीक है ना, अंदर इस जगह पे, जिसे कंठ हम बोल देते हैं बिल्कुल से अंदर, एक हर शरीर क्या है, एक मशीन है, उस मशीन के अंदर आवाज निकालने के लिए, साउंड का आउटपुट देने के लिए भी कोई चीज यहां लगी होगी, उसे हम कहते हैं स्वर यंत्र। बात आ गई ना समझ में? तो जहां से स्वर यंत्र से जिसका उच्चारण होता है वो काकल्य वर्ण कहलाता है। और काकल्य वर्ण क्या हो गया? हमने आपको बताया था कि काकल्य वर्ण होता है हा, ठीक है ना। और ये तीनों प्रकार के जो सा होते हैं, तीनों प्रकार के सा होते हैं, ये तीनों प्रकार के सा क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं संघर्षी, ठीक है ना। तीनों प्रकार के सा क्या कहलाते हैं? संघर्षी। एक हमने आपको बताया था स्पर्श, ठीक है ना, एक हमने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? 5 प्रकार के वर्ग होते हैं, उनमें से बस केवल एक वर्ग छोड़ दो, चा वर्ग, उसके अलावा चारों ले लो, का वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, ठीक है, चा वर्ग छोड़ दो। तो ये 4 जो वर्ग हमने लिए, इन 4 के जो 4 वर्ण हो गए, वो यहां पे आके स्पर्श व्यंजन कहला जाते हैं, ठीक है ना। अब जो चा वर्ग हमने छोड़ा था वो क्या कहलाएगा? जो हमने चा वर्ग छोड़ा था वो आपका कहलाएगा स्पर्श संघर्षी, ठीक है ना, स्पर्श संघर्षी कहलाएगा आपका चा वर्ग। लेकिन अब जो मॉडर्न वर्णमाला हो गई है, कहीं कहीं हमें यह भी देखने में मिलने लगा है कि स्पर्श संघर्षी को स्पर्श के साथ ही काउंट कर लेते हैं, इसलिए पूरी वर्णमाला जो है वो मतलब जितने वर्ग जो है पूरे वर्ग उठा के उन्होंने स्पर्श के अंदर रख दिए। क्लियर है ना? तो आपको हमने काकल्य वर्ण बता दिया, स्पर्श वर्ण बता दिए, स्पर्श संघर्षी बता दिए, संघर्षी बता दिए, ठीक है। मूर्धन्य स्वर की अभी हम बात कर रहे थे कि मूर्धन्य स्वर कौन सा है। तो आप ये देखो, हमने आपको बताया था कि मूर्धन्य स्वर री है। मूर्धन्य व्यंजन की अगर हम बात करें, मूर्धन्य स्वर क्या है? री है। मूर्धन्य व्यंजन की अगर हम बात करें तो क्या होगा? टा वर्ग हो जाएगा और उसके साथ में षटकोण वाला सा हो जाएगा, ये मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा, ठीक है ना। आ और इसके साथ में आह, ये क्या होता है? ये कंठ स्वर होते हैं, कंठ स्वर होते हैं। और कंठ व्यंजनों की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? पूरा का वर्ग जो है, का खा गा घा अंगा, वो का वर्ग जो है वो कंठ व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। छोटी ई की अगर हम बात करें, छोटी ई के लिए हमने आपको क्या बताया था कि ये क्या है? ये तालव्य है, तालव्य स्वर। छोटी ई आपका क्या हो जाएगा? तालव्य स्वर हो जाएगा। और तालव्य व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे? पूरा चा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। व्यंजन की अगर हम तालव्य व्यंजन की अगर हम बात करते हैं, तालव्य व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? चा वर्ग हो जाएगा और साथ में शरीफा वाला सा भी हो जाएगा, ठीक है। ऊ की बात करें तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये क्या होते हैं? ये ओष्ठ स्वर होते हैं, ठीक है ना, ओष्ठ स्वर, ओष्ठ स्वर होते हैं। और ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं? जो पा वर्ग होता है, पा फा बा भा मा, वो ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं से हमारा ये वाला प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट होता है। वीडियो को बहुत लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो 2018 के युद्ध में हमारे साथ शामिल होइए। नेतृत्व तो हम करेंगे, लड़ाई आप करेंगे और आपको जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।